हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये कहानी है ओहायो के एक छोटे से टाउन हेवन की, जहां एक नए पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। लेकिन उस शहर के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जिन्हें जानना उसके लिए एक पूरा सपना बन गया। कुछ ऐसे रूल्स जिन्हें समझने से पहले ही आपका दिमाग घूमने लगेगा। यह कहानी रेडिट के एक टैलेंटेड राइटर ने लिखी है। फिक्शनल है, लेकिन इतनी रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल है कि लगता है जैसे किसी ने अपना असली एक्सपीरियंस शेयर किया हो। अगर आपको मिस्टीरियस, क्रीपी और स्लो बर्न हॉरर पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कहानी में एंड तक कमाल का सस्पेंस है, पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे कभी उस शहर में जाना नहीं चाहिए था। पुलिस की नौकरी करते हुए मैंने इंसानियत का सबसे बुरा चेहरा देखा है, लेकिन उस शहर ने मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाई जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। एंडरसन ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और कहा, मुझे नहीं पता कोलंबस में तुम्हारी ड्यूटी कैसी होती थी, लेकिन यहाँ की नाइट शिफ्ट थोड़ी अजीब होती है। ब्रीफिंग रूम में एक नो स्मोकिंग का साइन था, लेकिन कॉन्फ्रेंस टेबल के बीचों बीच रखा एस्ट्रे साफ बता रहा था कि किसी को इसकी परवाह नहीं थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं अजीब चीजों को संभाल सकता हूं। लेकिन मेरा जवाब सुनकर एंडरसन बस हंस पड़ा। सब यही कहते हैं लड़के। देखो, एक होता है कोलंबस वाला अजीब और एक होता है हेवन वाला अजीब, और यकीन मानो ये दोनों अजीब बिल्कुल अलग अलग हैं। बेहतर होगा कि तुम ज्यादा सवाल मत पूछो। उसका लहजा मुझे थोड़ा नीचा दिखाने वाला लगा। वो मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे ये मेरी पहली ड्यूटी हो, जैसे मैं अभी अभी पुलिस अकेडमी से निकला हूं। हालांकि हेवन में ये मेरी पहली शिफ्ट थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे बच्चा समझा जाए। अब तक आप समझ गए होंगे कि उस टाउन का नाम हेवन था, और अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है शायद मैंने गलती कर दी थी। कोलंबस छोड़कर मुझे हेवन में नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोलंबस छोड़ने की मेरी अपनी वजह थी। हेवन पुलिस में भर्तियां चल रही थीं और मुझे लगा किसी छोटे शहर में एक नई शुरुआत करना शायद अच्छा होगा। भले ही एंडरसन मुझ पर रौब झाड़ रहा था, फिर भी मैंने खुद को समझाया कि ये बस पहली मुलाकात है। जब मैं साबित कर दूंगा कि मैं भी अच्छे से काम करता हूं तो शायद वो भी मुझे गंभीरता से लेने लगेगा। फिर एंडरसन ने कहा, तुम सिर्फ रूल्स फॉलो करो, बाकी सब ठीक रहेगा। इस शहर में बस इतना ही करना है तुम्हें। मैंने कहा, जरूर। असल में मैं लोकल रूल्स के बारे में थोड़ा पढ़ भी रहा था। लेकिन उसने बीच में टोकते हुए कहा, उन नियमों की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, वो भी जरूरी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं नाइट शिफ्ट के रूल्स की। किसी ने तुम्हें उनके बारे में नहीं बताया क्या? मेरे चेहरे की उलझन ही शायद उसका जवाब थी। फिर उसने थके हुए अंदाज में सर हिलाया। कमाल है, आजकल किसी की भी भर्ती कर लेते हैं। खैर, मैं तुम्हें समझा देता हूं, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। असल बात यह है कि एस्पन पार्क रोड पर जो चर्च है उसका डिपार्टमेंट से एक स्पेशल समझौता है, तो उसके लिए कुछ अलग रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्या रूल्स बनाए गए हैं? जैसा मैंने कहा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। नियम नंबर 1, अगर एस्पन पार्क रोड के आसपास कुछ भी अजीब या अनजाना दिखे तो वो रिपोर्ट सीधे ऑफिसर डीन नॉरिस को दी जाती है। और मेरा मतलब कुछ भी दिखे, तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन चीजों में हाथ नहीं डालते, सिर्फ नॉरिस को बताते हैं और सिर्फ उसी को बताना है। ठीक है, मैं समझ गया। पर क्यों? क्योंकि नॉरिस जानता है कि उन लोगों से कैसे डील करना है। नियम नंबर 2, किसी भी हालत में एस्पन पार्क रोड के आसपास जो भी चीज दिखे उससे सीधे बात नहीं करनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है या तुम्हें क्या लगता है। न बात करनी है न जवाब देना है। बस नोट बनाओ और फिर ऑफिसर नॉरिस को रिपोर्ट कर दो। नियम नंबर 3,
अगर एस्पन पार्क रोड के बाहर कोई भी इंसान मिले जिसके बाएं हाथ पर कबूतर की खोपड़ी का टैटू हो तो उसे छूना भी नहीं है, जाने देना है। वो लोग चर्च से जुड़े होते हैं, बाकी सबकी तरह उनका मामला भी नौरिसी देखेगा। अब इस वक्त मेरे दिमाग में सवाल तो जरूर आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा अभी चुप रहना ही बेहतर होगा। नियम नंबर 4, बिना इजाजत के चर्च के अंदर नहीं जाना। और नियम नंबर 5, शाम 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक एस्पन पार्क रोड से दूर रहना है। तो मतलब हम उस एरिया में पेट्रोलिंग भी नहीं करते? नहीं करते। लेकिन क्यों? क्योंकि यह उस समझौते का हिस्सा है। देखो, ज्यादा बारीकी में मत जाओ। यकीन रखो, ये रूल्स किसी वजह से बनाए गए हैं। न ज्यादा सोचो, न ज्यादा सवाल करो, और ज्यादा टेंशन मत लो। तुम अपने काम में ही इतने बिजी रहोगे कि ज्यादातर समय तो तुम्हें चर्च के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। मैंने सोचा, अगर चर्च के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा तो फिर हम चर्च और उसके स्पेशल रूल्स को लेकर इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे वो पूरा मामला थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। एंडरसन एक ऐसे आदमी की तरह बोल रहा था जिसे इन नियमों की असली वजह पता थी, तो शायद बेहतर यही था कि मैं उन्हें मान लूं और अपने काम पर ध्यान दूं। वैसे भी अगर वो सही था और मुझे चर्च के बारे में शायद ही कभी सोचना पड़े तो शायद ये सब बातें दोबारा कभी सामने भी नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी कुछ अजीब था। किसी लोकल चर्च के लिए अलग से नियम होना कोई तुक नहीं बनता था। शायद ये कोई स्टूपिड सा मजाक था। शायद एंडरसन मेरे साथ मजाक ही कर रहा था। शायद ये एक तरह की रैगिंग थी, नए ऑफिसर को डराने का तरीका था। मैंने एंडरसन की सलाह मानने की कोशिश की और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। मैंने खुद को समझाया, अगर ये सब कोई मजाक नहीं है तो जरूर इसके पीछे कोई नॉर्मल वजह ही होगी। हो सकता है चर्च के लोग थोड़े पुराने ख्यालों के हो। और जैसा मैंने सोचा था, मेरी पहली कुछ शिफ्टों में एस्पन पार्क रोड वाले चर्च के आसपास कोई खास घटना नहीं हुई। हम उस इलाके से गुजरते थे, लेकिन कभी उस सड़क पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने खुद चर्च को बस 1-2 बार ही देखा था। एक नजर में उसमें कुछ भी खास नहीं लगा। चर्च ऑफ द सैक्रेड डव, वो एक सीधी सादी सफेद ईंटों की बिल्डिंग थी जिसमें बड़ा सा चैपल और एक ढलान वाली छत थी। अगर उसके लिए वो अजीब नियम ना होते तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि वहां कोई चर्च भी है। हेवन में मेरी नाइट पेट्रोल ड्यूटी कोलंबस की तुलना में काफी शांत थी। एक रात में 2-3 कॉल से ज्यादा नहीं आते थे। ज्यादातर मामलों में नशे में धुत लोग, शोर शराबा या छोटे मोटे झगड़े होते थे। पहले कुछ हफ्तों में जो सबसे बड़ा मामला था वो डाउनटाउन की एक घटना थी। कोई नशे में पागल इंसान जिसे बारटेंडर ने शराब देने से मना कर दिया था, उसने पिस्तौल निकाल ली थी और हवा में लहराने लगा था। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। मैं तो लगभग भूल ही चुका था कि एंडरसन ने कौन कौन से नियम बताए थे। तो जब मैंने पहली बार एस्पन पार्क रोड के पास वो अजीब चीज देखी तो मैं उसे नॉर्मल कॉल की तरह ही रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन तभी एंडरसन ने मुझे रोक दिया। वो रात काफी शांत थी। एंडरसन एक स्ट्रिप मॉल में रुका, सिगरेट का पैकेट, सस्ती कॉफी और दुकान मालिक से थोड़ी बातचीत करने के लिए। वो हर रात उसी दुकान पर रुकता था। दुकान का मालिक उसे आसपास की कोई दिलचस्प बात बता देता था। वो एक तरीके का खबरी था। उस रात जब वो दुकान के अंदर बात कर रहा था, मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर आया। ठंडी रात की हवा में खड़े होकर मैंने एक गहरा कश लिया। मैं झूठ नहीं कहूंगा, वहां तारों के नीचे एक अजीब सी शांति थी। कुछ वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा मैंने सोचा था जब मैं इस शहर में आया था, एकदम शांत और खूबसूरत। और जैसे ही मैं आसमान के नीचे खड़ा था, तभी मैंने किसी के चीखने की हल्की सी आवाज सुनी। मैं ठिठक गया, सिगरेट नीचे की और धीरे धीरे पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ा। वो चीखें बहुत धीमी थी और हवा में कोई जलने की गंध भी आ रही थी। मेरी सिगरेट की नहीं थी, वो कुछ और था। मैं उस आवाज और उस गंध के पीछे पार्किंग लॉट के किनारे की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं सड़क के पास पहुंचा, मैंने अपनी सिगरेट फेंक दी। उस गंध में कुछ था। वो काफी हल्की थी,
लेकिन साफ महसूस हो रही थी। उस गंध ने मुझे कोलंबस की एक पुरानी घटना याद दिला दी थी, जब एक नशे में धुत आदमी ने अपनी गाड़ी सड़क से नीचे उतार दी थी। उसका फ्यूल लीक हो गया था और जब तक हम वहां पहुंचे कार में आग लग चुकी थी। पूरी गाड़ी जलती हुई कब्र बन चुकी थी। मैं उस वक्त मौके पर मौजूद अफसरों में से एक था। मुझे आज भी याद है, जब मैं क्रूजर से उतरा तो नाक में जो गंध भरी थी वो जलते हुए मांस की गंध थी, और अब जो गंध मैं महसूस कर रहा था वो बिल्कुल वैसी ही थी। जॉय, किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पलट कर देखा। एंडरसन गाड़ी के पास खड़ा था। उसके दोनों हाथों में कॉफी के कप थे। मैंने उससे पूछा, एंडरसन, तुमने कुछ सुना? वो कुछ पल चुप रहा। फिर उसने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस अंदर बैठ गया। मैं थोड़ी देर रुका, फिर उसके पास चला गया। मुझे लगा वो रेडियो पर कुछ सुन रहा होगा, लेकिन उसने सीधे गाड़ी स्टार्ट कर दी। वेस्ट साइड से एक आवाज आ रही थी और एक अजीब सी गंध भी थी। बताना मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आया वो किस चीज की गंध है। लेकिन एंडरसन बोला, फिक्र मत करो। मेरे माथे पर शिकन आ गई। क्यों नहीं? फिक्र क्यों ना करूं? चर्च वाली बात है, ऐसा कभी कभी होता है। बस एक नोट बना लो और ऑफिसर नॉरिस को दे देना, तो हम वहां जाकर देखेंगे भी नहीं। मैंने लोगों की चीखें सुनी हैं। उनकी कोई पूजा वूजा होती होगी। मुझसे ज्यादा डिटेल मत पूछो, मुझे खुद कुछ नहीं पता। बस इतना जानता हूं कि वो ऐसे ही कुछ प्रेयर करते हैं। चीखें, आग, सब नॉर्मल है। मैंने फुसफुसा कर कहा, यह कैसा चर्च है यार? तभी एंडरसन झल्ला कर बोला, मैंने क्या कहा था अभी? मुझसे डिटेल मत पूछो, मुझे नहीं पता। और यकीन मानो, तुम भी ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। नॉरिस को नोट दे देना, वो खुद देख लेगा। लेकिन उसका वो जवाब मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। लेकिन मैं अब कर भी क्या सकता था? उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। एंडरसन ने तभी रेडियो ऑन कर दिया, शायद इसलिए ताकि बात वहीं खत्म हो जाए। उसने गाड़ी को एस्पन पार्क रोड से उल्टी दिशा में मोड़ लिया। आधे घंटे बाद वो मुझसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे मैंने वो चीखें और वो जलने की गंध बस अपने दिमाग में बना ली थी। वो सब कुछ अजीब था, बहुत अजीब था। उसका कहना था कि मैं ये सब भूल जाऊं, लेकिन मैं पुलिस में इसलिए नहीं आया था कि ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर दूं। हो सकता है ये सब किसी अजीब सी आउटडोर प्रेयर का हिस्सा हो, लेकिन जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता मैं इसे भूल नहीं सकता। जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई तो मैं घर गया और कुछ घंटे सोया। दोपहर के बाद मेरी नींद खुली। वो हल्की चीखें और वो जलने की गंध अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। एंडरसन और मैंने अपनी शिफ्ट रिपोर्ट में बस इतना लिखा था, एस्पन पार्क रोड एरिया से कुछ अजीब आवाजें सुनी गई, बस इतना ही। और मुझे लगा ये काफी नहीं था, लेकिन शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। एंडरसन कोई टॉप क्लास पुलिस वाला नहीं था, लेकिन अब तक तो ठीक ठाक ही लग रहा था। अगर वो उस बात को लेकर परेशान नहीं था तो शायद मुझे भी नहीं होना चाहिए। चर्च वाले नियम थोड़े अजीब थे, लेकिन शायद उनकी कोई लॉजिकल वजह रही होगी। शायद मैं सच में ज्यादा सोच रहा था, लेकिन मुझे श्योर होना था। शायद अगर मैं एस्पन रोड के पास हल्का सा टहल लेता तो मेरा मन शांत हो जाता। न यूनिफॉर्म, न बैज, न बंदूक। मुझे बस एक आम आदमी की तरह टहलने जाना चाहिए। एस्पन पार्क रोड पर एक हल्की सी वॉक तो कर ही सकता हूं, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। मैंने अपनी जैकेट और वॉलेट उठाया और घर से बाहर निकल गया। मेरा अपार्टमेंट ज्यादा दूर नहीं था, करीब आधे घंटे की दूरी थी और मुझे वॉक की भी जरूरत थी। उस रात थोड़ी सी बर्फ पड़ी थी। चलते चलते पहली बार असली ठंड जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं एस्पन पार्क रोड के पास पहुंचा, हवा में उड़ती बर्फ की हल्की फुहारें मेरे पैरों के आसपास गोल गोल घूम रही थी। दिन के उजाले में उस रोड को देखकर तो ऐसा कुछ भी खास नहीं लग रहा था। वो सड़क शहर के सबअर्बन हिस्से से जुड़ी हुई थी, एकदम नॉर्मल लग रही थी। चर्च और उसकी प्रॉपर्टी एक अच्छे खासे हिस्से पर फैली हुई थी। उस प्रॉपर्टी की दूसरी तरफ एक घना जंगल था। आगे एक कॉलोनी थी।
कोई ज़्यादा पुरानी नहीं थी, शायद 10 साल पुरानी भी नहीं होगी। वो स्ट्रिप मॉल जहां मैं और एंडरसन रुके थे वो बस 2 गली दूर था। जैसे ही मैं चर्च की प्रॉपर्टी पर पहुंचा, मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि कहीं मैं घुसपैठ तो नहीं कर रहा। हालांकि मुझे ये क्यों महसूस हो रहा था मुझे नहीं पता। रूल्स में यह कहा गया था कि चर्च के अंदर बिना इजाजत के नहीं जाना, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी पर चलने से तो किसी ने मना नहीं किया था। और सच कहूं, मैं बस टहल ही रहा था। खुले मैदान में थोड़ा घूम लेना कोई जुर्म नहीं था। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, कोई डिस्टरबेंस नहीं फैला रहा था, बस चल रहा था। इसमें कुछ गलत नहीं था। और वो बस एक चर्च ही तो था, कोई एरिया 51 थोड़े ना था। मैं चर्च के पीछे के लॉन से होते हुए आगे बढ़ा। पता नहीं मैं क्या ढूंढ रहा था। शायद कुछ सबूत, शायद कुछ ऐसा जिसे देखकर मुझे कुछ समझ आता। जैसे ही मैं पीछे के मैदान को पार कर रहा था, मेरी नजर पेड़ों की तरफ गई। मैं रुक गया और फिर मैंने बर्फ में कुछ देखा, जैसे कोई खुला सा हिस्सा हो। बीच में एक बड़ा सा बॉनफायर पिट दिखाई दे रहा था। अब वो मुझे दिलचस्प लग रहा था। मैंने एक बार चर्च की ओर देखा, यह देखने के लिए कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। फिर मैं धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। मैं उस आग के गड्ढे को लेकर सही था। किसी ने वहां कुछ जलाया था। लकड़ियों के जले हुए काले टुकड़े देखकर साफ था कि उसे हाल ही में यूज किया गया था। वो बॉनफायर पिट संदिग्ध नहीं लग रहा था। और वैसे भी एंडरसन ने बताया था कि उनकी प्रेयर में आग में मांस जलाना शामिल होता है। शायद ये वही जगह थी जहां वो प्रेयर का आयोजन करते थे। लेकिन चीखों की आवाज और जलने की दुर्गंध का वो मंजर अब भी मेरे जहन में ताजा था। उस रात की प्रेयर किसी आम प्रेयर सभा जैसी नहीं लग रही थी। सिर्फ चीखें या शोर होता तो शायद मैं नजरअंदाज कर देता, लेकिन वो गंध, वो मुझे अब भी परेशान कर रही थी। मैंने जिंदगी में वो गंध सिर्फ एक बार ही सूंघी थी, और जैसा कि मैंने बताया था, वो इंसानी मांस की गंध थी। लोग कहते हैं वो गंध कभी भुलाई नहीं जाती। मैं आग के गड्ढे के पास झुक गया, बर्फ और राख को किनारे किया। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। शायद मैं सिर्फ कुछ ना मिलने की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि कुछ ना होना ही सबूत होता कि चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी मेरी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराई। मैंने उसे उठाया। वो एक जली हुई छोटी सी हड्डी थी। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मेरे पेट में एक मरोड़ सी उठी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वो एक हड्डी थी। हालांकि यह कहना मुश्किल था कि वो किसकी थी। संभव था किसी जानवर की होगी, लेकिन इससे मेरी बेचैनी कम नहीं हुई। मैंने हड्डी को हाथ में पलट पलट कर देखा, जैसे उसे देखकर ही मैं समझ जाऊंगा कि यह किसकी हो सकती है। और तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, प्रेयर के लिए थोड़ा लेट नहीं हो गए? मैं अचानक खड़ा हो गया और हड्डी को चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें भूरे रंग की थी। उसके बाल लाल भूरे रंग के थे, जो बर्फ में भी आग की तरह चमक रहे थे। उसने एक सफेद ड्रेस पहन रखी थी, सिर्फ ड्रेस, कोई जैकेट नहीं, जबकि बाहर बर्फ पड़ रही थी। मैंने उसकी कलाई पर एक टैटू देखा। शायद किसी पक्षी की खोपड़ी जैसी आकृति बनी थी। मैं ठीक से देख नहीं पाया था। मैंने हड़बड़ी में कहा, माफ कीजिए, मैं तो बस टहल रहा था। आग का गड्ढा देखा तो बस जिज्ञासा हुई। मैं अभी अभी शहर में नया आया हूँ। लोगों से मिलने जुलने के लिए जगह तलाश रहा हूँ। जो कुछ भी मैंने कहा वो बहुत ही बेढंग तरीके से निकला। मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश में हंसने की कोशिश की। वो औरत हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे वैसे ही घूरती रही। कोई बात नहीं, मेरा नाम हारमनी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने कहा, मेरा नाम जॉय है। आपने कोट नहीं पहना? इतनी ठंड में जम नहीं जाएंगी? उसकी मुस्कान जरा भी नहीं बदली। मुझे मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ नए हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हाँ, वो हाल ही में आया हूँ। दरअसल मैं किसी नए चर्च की तलाश में था। मैं बस अपनी टोह लेने की हरकत को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था उसने मेरी बात मानी या नहीं। फिर उसने कहा, ओह समझ गई, क्या आप हमारे चर्च से परिचित हैं? हाँ, मतलब गाड़ी चलाते वक्त कई बार यहाँ से गुजर चुका हूँ। क्या आप चर्च की सदस्य हैं? कह सकते हैं कि मैं यहाँ की लोकल पास्टर हूँ। अपने पापा से मुझे ये जिम्मेदारी मिली, करीब 10 साल पहले की बात है। ओह, तो ये आपके परिवार का पेशा है? उसकी मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। फिर उसने कहा, शायद। हालांकि उन्हें वो सब अच्छा नहीं लगता जो मैंने चर्च के साथ किया है। वो कुछ ज्यादा ही कट्टर थे। आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। पहले चर्च के सामने एक बोर्ड होता था जिसमें लिखा होता था कि दुनिया का अंत निकट है। मैं उस तरह की बातों को नहीं मानती। मेरे लिए धर्म कुछ और है। मैंने पूछा, अच्छा कैसे? उनके लिए चर्च एक चाबुक था, मानो, या फिर नर्क की आग में चलो। मेरे लिए एक चरवाहे की छड़ी है जो समाज को एक दिशा में ले जाती है, सच्चाई की ओर ले जाती है। आपकी सोच काफी अच्छी है। मैं समाज की ताकत में विश्वास रखती हूँ। चाहे आप किसी ऊपर वाले में विश्वास करें या ना करें, समाज में तो कर ही सकते हैं, और उसी विश्वास के लिए हम ये आग जलाते हैं। तो फिर ये धार्मिक पूजा की बजाय एक सामाजिक बैठक है। कभी कभी हम यहाँ प्रेयर भी करते हैं, लेकिन अक्सर रात को लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और हम सब आग के पास बैठकर बातें करते हैं। कोई औपचारिकता नहीं रहती। अगर चाहो तो आप भी आ सकते हो, शायद कुछ नए दोस्त भी बन जाएं। सच कहूं तो उसका निमंत्रण थोड़ा आकर्षक लगा, लेकिन मेरे दिमाग के पीछे जो बेचैनी थी वो अब भी वहीं थी। उसकी मुस्कान या उसकी आवाज का लहजा या शायद कुछ और। मैंने कहा, जरूर, देखते हैं। मैं रात की शिफ्ट में काम करता हूं, लेकिन अगर हो सका तो जरूर आऊंगा। आपसे फिर से मिलने की आशा करती हूँ। वैसे भी अगर आपको कभी कोई ज़रूरत हो या कोई सवाल हो, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है। मैंने कहा, बिल्कुल, किसी दिन ज़रूर आऊँगा। अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलते हैं। उसने शांत स्वर में कहा, ज़रूर, और फिर मुझे जाते हुए देखती रही। मैंने महसूस किया कि उसकी नज़रें मेरे पीछे तब भी थीं जब मैं रास्ते की ओर जा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो अब भी वहीं बॉनफायर की राख के पास खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। उस रात ड्यूटी पर लौटने के बाद मैं एंडरसन से उस चर्च के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। ड्यूटी से आधे घंटे पहले मैं उसे स्टेशन के जिम में मिला। वो ट्रेडमिल पर था तो मैं भी बगल वाली मशीन पर चढ़ गया। उसने हल्के से सर हिलाकर हेलो कहा। कैसा चल रहा है लड़के, सब ठीक? हाँ, सब ठीक। तुम बताओ? वही पुराना रूटीन जैसे चलता आ रहा है। अब ने थोड़ी देर हल्की फुल्की बातें की। मैं असल सवाल की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वैसे ये एस्पन पार्क रोड वाला चर्च, इसका क्या माजरा है? कई अजीब चर्च देखे हैं, पर यह तो कुछ अलग ही लगता है। मेरी बात मानो लड़के, उनके बारे में जितना कम बात करोगे उतना बेहतर होगा। तुम हमेशा यही कहते हो, लेकिन अगर तुम बताओगे नहीं कि बात क्या है तो मैं सवाल पूछना कैसे छोड़ूं? एंडरसन ने एक लंबी सांस छोड़ी और ट्रेडमिल की स्पीड थोड़ी कम कर दी। ये एक लंबी और गंदी कहानी है बच्चे, और मुझे भी पूरी बात नहीं पता। तो जितना पता है उतना तो बताओ। पहले यह चर्च किसी बूढ़े आदमी के पास था, वही पुराने जमाने का नरक की आग वाले प्रवचन देने वाला। तब चर्च इतना अजीब नहीं था, लेकिन उसके गुजरने के बाद उसकी बेटी ने मोर्चा संभाल लिया। वो कुछ ज्यादा ही, क्या कहते हैं, न्यू एज टाइप की है। आध्यात्म, ऑकल्ट, जानवरों की बलि वगैरह। जानवरों की बलि? हाँ, लगता है उनका काउंटी के साथ कुछ समझौता है। देखो, हमारा काम उसमें पड़ना नहीं है। हमारा काम सिर्फ इलाके में शांति बनाए रखना है। जो भी वो लोग वहाँ कर रहे हैं, सब कुछ काउंटी और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कानून के दायरे में हो रहा है। इसलिए बेहतर है कि तुम उनसे दूर ही रहो। जो लोग ज़्यादा टांग अड़ाते हैं वो अक्सर मुसीबत में पड़ जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी वही हाल हो। मैंने धीरे से कहा, ठीक है। एंडरसन ने ट्रेडमिल रोका और पानी की बोतल से एक लंबा घूंट लिया। मैं शावर लेने जा रहा हूँ। देखो जॉय, मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, सच में नहीं।
लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम उस चर्च के बारे में सोचना ही छोड़ दो। बस नॉरिस के लिए एक नोट छोड़ देना। उसके कहने का लहजा शायद तसल्ली देने वाला था, लेकिन उल्टा उससे मुझे और भी घबराहट होने लगी। एंडरसन लॉकर रूम की ओर चला गया और मैं ट्रेडमिल छोड़कर एक्सरसाइज बाइक पर जा बैठा। मेरा ध्यान उस हड्डी पर अटका हुआ था जो मुझे वहां मिली थी। अगर वो लोग जानवरों की बलि दे रहे थे तो हो सकता है कि हड्डी उसी का हिस्सा हो, लेकिन मेरे मन में अब भी एक अनजाना सा शक बना हुआ था और मैं जानता था जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता वो शक नहीं मिटेगा। एंडरसन के साथ मेरी रात की शिफ्टें आमतौर पर शांत ही रहती थी। कभी कभी किसी पार्टी को बंद कराना पड़ता, कुछ घरेलू झगड़े सुलझाने होते या बार में 2-3 नशे में धुत लोगों को उठाना होता। बस यही सब। एस्पन पार्क रोड के पास कुछ भी असामान्य नहीं लगता था। अगर कुछ था तो वो थी अजीब सी शांति, कम से कम कुछ रातों तक। वो हड्डी मिलने के 3-4 दिन बाद की बात है। मैं और एंडरसन गाड़ी चला रहे थे और तभी मैंने देखा एक आदमी सफेद चोगा पहने हुए भागता हुआ आ रहा था। वो सड़क पर था और गाड़ी की हेडलाइट्स में साफ साफ चमक रहा था। हम एस्पन पार्क रोड से बस 1 ब्लॉक ही दूर थे। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। मैंने चिल्लाकर कहा, एंडरसन देखो। एंडरसन ने उसे देखा। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो गाड़ी धीमी करेगा, लाइट्स ऑन करेगा और उससे बात करेगा, लेकिन नहीं। उसने बस चुपचाप उसे देखा और गाड़ी थोड़ा दाएं मोड़ दी, जैसे टक्कर से बचा रहा हो। वो आदमी हमें देख रहा था। उसने अपनी बाहें फैलाई और हमारी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसके चेहरे पर भयानक डर दिख रहा था। आंखों में दहशत थी, जैसे कोई पागलपन की हद तक डरा हुआ हो। एंडरसन ने तब भी गाड़ी नहीं रोकी। हम बस निकलते चले गए। वो आदमी पीछे पीछे भागा, जैसे जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने चीख कर पूछा, तुम क्या कर रहे हो? नियम है जॉय, हमें बस आगे बढ़ते रहना है। कौन से नियम? भाड़ में जाएं ऐसे नियम। मैंने गुस्से से दरवाजा खोलने की कोशिश की। गाड़ी तेज नहीं चल रही थी। अगर मैं उतर जाता तो मुझे कोई चोट नहीं लगती, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे को हाथ लगाया, एंडरसन ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और एकदम जोर से ब्रेक मारे। रुको, उसने चेतावनी दी। उसकी आंखें गुस्से और डर दोनों से भरी थी। वो आदमी भी अब हमारी गाड़ी तक पहुंच गया था। वो मेरी विंडो पर जोर जोर से थपथपा रहा था। वो चिल्ला रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने दरवाजा खींचने की भी कोशिश की, लेकिन एंडरसन ने दरवाजे पहले ही लॉक कर दिए थे। हम जो कुछ भी यहां देखते हैं उसका जवाब नहीं देते जॉय। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं और ऑफिसर नॉरिस के लिए एक नोट छोड़ देते हैं। मैं उसे देखता रह गया। मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हे भगवान, एंडरसन, वो आदमी हमारी खिड़की पर मदद के लिए चिल्ला रहा है। मैंने कहा ना, हम जवाब नहीं देंगे। उसने भी चिल्लाकर जवाब दिया। मैंने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझ पर झपट्टा मारा और मुझे सीट पर चिपका दिया। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है बच्चे। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की। खिड़की के बाहर वो सफेद चोगे वाला आदमी डर के मारे पथराई हुई आंखों से अब भी हमें घूर रहा था। और तभी मैंने देखा उस आदमी के पीछे 5 नई आकृतियां दिखी। वो अंधेरे में से निकल कर आ रही थी। सबके सब काले चोगे में थे और सिर पर हुड डाले हुए थे। उनके चेहरे छिपे हुए थे। सफेद चोगे वाला आदमी अभी तक उन्हें देख नहीं पाया था। वो अब भी बस हमें ही देख रहा था। मैं और एंडरसन कार के अंदर झगड़ रहे थे। एंडरसन ने भी उन्हें देख लिया था, मैं जानता हूं, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने बस मुझे दबाए रखा, जैसे वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर सफेद चोगे वाले आदमी की नजर पीछे गई। जो डर उसके चेहरे पर उभरा वो बयां करना मुश्किल है। वो पलटा और भागने लगा, लेकिन वो काले चोगे वाले लोग तेज थे। मैंने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन एंडरसन ने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, प्लीज रहने दो, छोड़ दो जॉय, मेरी बात मानो। मैं कुछ नहीं कर सका, बस देखता रहा। काले चोगे वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया।
वो चिल्लाया। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हार गया। वो उसे घसीटते हुए ले गए और मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने गुस्से में एंडरसन के कंधे पीटे जैसे कोई बच्चा जिद पर अड़ा हो, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। इन नियमों का एक मकसद है जॉय। उसकी आवाज अब भारी और थकी हुई लग रही थी। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए किसी की मदद न करना मुश्किल है, लेकिन चर्च के मामलों में दखल नहीं दे सकते, समझे तुम? मैंने फिर से कहा। एंडरसन, वो आदमी भाग रहा था। हाँ, मैंने देखा, और हम नॉरिस के लिए एक नोट छोड़ेंगे। नॉरिस है कौन? ऑफिसर नॉरिस कौन है? हाँ, क्योंकि इन कुछ हफ्तों में यहां किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। वो ही है ना जिसे हम ये सब रिपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई इंसान नहीं है। वो आदमी डरा हुआ था एंडरसन। हमारा काम उसकी मदद करना है। मैंने फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। मत करो जॉय, मत करो, भाड़ में जाओ, मैंने झल्ला कर कहा और अपना सर उसके सर में दे मारा। वो थोड़ा पीछे हटा और मैंने फौरन गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मैं बाहर गिरा और उस आदमी के पीछे भागने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे हर मांसपेशी सिकुड़ गई हो, जैसे शरीर को एक साथ झटका और दर्द दोनों लगे हों। मैं पहले भी एक बार ट्रेनिंग के दौरान टेजर से झटका खा चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा ऐसा झटका झेलना पड़ेगा, लेकिन एंडरसन ने कुछ और ही सोच रखा था। मैं जमीन पर धड़ाम से गिरा और छटपटाते हुए बेबस पड़ा रहा। एंडरसन मेरे ऊपर खड़ा था, मुझे जमीन पर तड़पता हुआ देख रहा था। हीरो मत बनो जॉय, इस शहर में हीरो ज्यादा दिन नहीं टिकते। बाकी हम लोग सिर्फ नियमों को मानकर जिंदा रहते हैं। यह उसी का शहर है। पिछले 10 सालों से वही इस शहर की मालिक है। तो प्लीज मेरी बात मानो और रुक जाओ। मैं करवट लेकर पीठ के बल लेट गया। मेरी सांसें उखड़ी हुई थी। एंडरसन मुझे नीचे देख रहा था। उसने अपनी बंदूक निकाल ली थी। उसने मेरे ऊपर बंदूक तानी तो नहीं थी, लेकिन इशारा साफ था कि कुछ भी उल्टा मत करना। कुछ पल बाद उसने हाथ आगे बढ़ाया और शांत लहजे में कहा, उठो, चलो आज की रात यहीं खत्म करते हैं। एक कॉफी लेते हैं और इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है? उसकी आवाज में जो ईमानदारी थी, उससे लग रहा था जैसे वो खुद भी जानता है कि ये बात वहीं नहीं रुकने वाली। उसकी आंखों में मैंने देखा एक उम्मीद कि शायद मैं समझ जाऊं और सब कुछ छोड़ दूं। मैंने थकी हुई सांस ली और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे उठाया और कहा, शाबाश, अब चलो गाड़ी में बैठो, कॉफी पीने चलते हैं। उसने पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला और मैं धीरे धीरे अंदर बैठ गया। मेरे पूरे बदन में अब भी दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। एंडरसन ने दरवाजा बंद किया और फिर ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसने अपनी निगाहें मुझसे हटा ली थी। मुझे अपने अगले कदम पर गर्व नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ एंडरसन के तरीके से होता तो हम उस आदमी को वहीं छोड़ देते जो हमसे मदद की भीख मांग रहा था। वो ऐसा कर सकता था, लेकिन मैं नहीं। जैसे ही उसने मेरा दरवाजा बंद किया, मैंने पेपर स्प्रे हाथ में लिया और जैसे ही वो अंदर बैठा, मैंने पूरा डब्बा उसकी आंखों में खाली कर दिया। एंडरसन चिल्लाया, तड़पता हुआ कार से नीचे गिर पड़ा। उसने मेरा नाम चिल्लाया, लेकिन मैं एक पल भी नहीं रुका। मैं भागा उन काले चोगे वाले लोगों के पीछे, एस्पन पार्क रोड की तरफ, चर्च की तरफ। जैसे जैसे मैं बढ़ा, दूर से ढोल की आवाज और तेज गानों की आवाज सुनाई देने लगी। वहां एक खुला मैदान था, वही जहां मैं कुछ दिन पहले गया था। इस बार वहां एक बड़ी सी आग जल रही थी और उसके चारों ओर लोग नाच और गा रहे थे। मैं पास के पेड़ों के पीछे छिपकर आगे बढ़ा। अंधेरे और पेड़ों की ओर से मैंने देखा करीब 20-30 लोग आग के चारों ओर थे। उनमें से 5 लोग आग के चारों तरफ नाच रहे थे। उन्होंने अजीब से चोगे पहने हुए थे। हर नाचने वाले के चेहरे पर एक विशाल पक्षी की खोपड़ी वाला मुकुट था। उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थी। वो अजीब से अंदाज में गोल गोल हाथ घुमा रहे थे।
मैदान के किनारे सफेद ड्रेस पहने हुए एक औरत खड़ी थी। उसके पैरों में कुछ नहीं था। चेहरा एक पक्षी वाले मुखौटे से ढका हुआ था। वो हारमनी थी। उसके पास 2 ग्रुप खड़े थे, काले चोगों में, और उन्होंने 2 अजनबी पकड़े हुए थे, सफेद चोगों में। उनमें से एक वही आदमी था जिसे मैंने सड़क पर देखा था। दूसरा कोई और था, डरा हुआ और कांप रहा था। मेरे अंदर एक आग सी उठी, बंदूक निकालूं और सब कुछ यहीं खत्म कर दूं, लेकिन मैं जड़ बनकर खड़ा रहा। वो नाचना गाना और तेज हो गया और फिर सब के सब एक साथ आंख के सामने झुक गए। फिर हारमनी ने कहा, हम अपने चुने हुए 2 लोगों को इस सर्दी की घड़ी में तुम्हें समर्पित करते हैं। हे महान देवता, पंजों वाले, लंबी चोंच वाले, बेशुमार आंखों और चटकते दांतों वाले, तुम्हें अर्पण करते हैं। हे महान देवता, इसे स्वीकार करें। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। इशारे के साथ ही दोनों कैदी आग की तरफ घसीटे जाने लगे। वो चीख रहे थे, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दिमाग में फिर से वो जली हुई हड्डी का ख्याल आया जो मुझे इसी आग की राख में मिली थी। जो मैं सोच रहा था वो सच था। वो लोग उन्हें जिंदा जलाने वाले थे। मैंने अपनी बंदूक निकाली। वहां जितने लोग थे, किसी के पास हथियार नहीं दिख रहा था। मैं ये सब रोक सकता था। मुझे ये सब रोकना ही था। मैंने हवा में 3 गोलियां चलाईं और पेड़ों से निकलकर चीखते हुए मैदान में घुस गया। हारमनी ने अपना शांत चेहरा मेरी तरफ मोड़ा। ये सब जो हो रहा है, इसे अभी के अभी खत्म करो और इन लोगों को छोड़ दो। काले चोगे वाले लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी कैदियों को कसकर पकड़े हुए थे। हारमनी ने शांत स्वर में कहा, जोई, तुम्हारा नाम जोई है ना? आखिरकार हमारे जलसे में तुम आ ही गए। मुझे नहीं पता तुम यहां क्या कर रही हो, लेकिन अब यह सब बंद करो। मैंने बंदूक उसके सीने की ओर तानी। वो बस मुस्कुराई। तुम्हें लगता है तुम मुझ पर हुक्म चला सकते हो? कितनी प्यारी बात है ना? ठीक है, चलो तुम्हें खुश कर देते हैं। उसने 2 बार ताली बजाई। दोनों कैदियों को छोड़ दिया गया और वो दौड़ते हुए वहां से भाग निकले। देखा, मैं तुम्हारी बात मान सकती हूं, पर वो तुम्हारी नहीं सुनने वाला। कौन नहीं सुनने वाला? तुम्हें वाकई नहीं पता हम यहां क्या कर रहे हैं? ताज्जुब है। तुम लोकल पुलिस से हो ना? शायद उन्होंने तुम्हें हमारे समझौते के बारे में नहीं बताया। तुमने उन्हें खरीद लिया होगा, पर मुझे नहीं। खरीद लिया होगा? तुम्हारी सोच कितनी सीमित है। तुम्हें लगता है ये सब कोई पागलपन है या कोई साजिश है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। क्या असलियत है बताओ? जिस जमीन पर हम खड़े हैं, ये एक प्रेयर करने की जगह है और हमारी प्रेयर बाकी लोगों से थोड़ी अलग होती है। वो मेरी तरफ देखती रही और मेरे चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मेरे पिता भी नहीं समझ पाए थे। उन्हें लगता था कि भगवान को बस वफादारी, प्रार्थना और सेवा चाहिए। हाँ, ये सब जरूरी है, पर सबसे जरूरी चीज भगवान को खाना भी चाहिए और हम बस उन्हें खिलाते हैं। मैडम, आप सच में पागल हो गई हैं। नीचे जमीन पर लेट जाओ और हाथ अपने सर के पीछे रखो। तुम मुझे गिरफ्तार करने वाले हो? तुम सोचते हो वो तुम्हें मुझे छूने देगा? मैंने बंदूक अब भी उस पर तानी हुई थी। मैंने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, देखते हैं। उसने कोई विरोध नहीं किया, बस चुपचाप मुझे देखती रही। जब मैं उसके पास पहुंचा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे घुटनों पर झुकाने की कोशिश की। तभी वो पूरा मैदान रोशनी से भर गया। उस आग से एक तेज चमकती रोशनी निकली। वो आग की लौ नहीं थी, कुछ और था। जैसे वो आग और बड़ी हो रही हो, जैसे उसमें कुछ बदल रहा हो। कुछ पल के लिए मुझे लगा मैं उसमें कुछ देख सकता था। उस आंख से मुझे कुछ देख रहा था। मैं ठीक से देख नहीं पाया, पर मुझे कुछ आकृतियां दिखी। पंख, आंखें, बहुत सारी आंखें और नुकीले दांत भी थे, लेकिन मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया कि वो क्या था।
फिर कानों में एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। आसपास की रोशनी इतनी तेज थी कि मैं ठीक से देख ही नहीं पा रहा था, फोकस नहीं कर पा रहा था। मुझे याद नहीं मैं बर्फ पर कैसे गिरा, क्योंकि जब मुझे होश आया हारमनी मेरे ऊपर खड़ी थी, अपने बर्ड मास्क के पीछे से मुस्कुरा रही थी। तो अब देख लिया ना तुमने मैं किसकी बात कर रही थी? फिर उसने पीछे मुड़कर काले चोगे पहने लोगों की ओर देखा। इसको आंख में डाल दो। जिस तरह इसने हमारी बलि के लिए चुने गए लोगों को मुक्त किया है, अब ये उनकी जगह लेगा। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, पर किसी ने मुझे पकड़ लिया। फिर उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती खड़ा कर दिया, मेरी बंदूक छीन ली। मैं आंख की तरफ देखने लगा। उस आंख से अनगिनत आंखें मुझे घूर रही थी। मेरे मुंह से शायद बस एक ही शब्द निकला, नहीं। तभी उस मैदान में एक नई आवाज गूंजी, रुको रुको, ऐसा मत करो। हारमनी ने मुड़कर देखा कि वो आवाज कहां से आई। ट्री लाइन के किनारे हाथ उठाए एंडरसन खड़ा था। वो हांफते हुए बोला, मत करो प्लीज, ये मत करो। इसने आज रात की हमारे बलिदानों को बर्बाद किया है, इसे क्यों बख्शा जाए? प्लीज, मेरी गलती है कि वो इस सब में शामिल हुआ। मुझे उसे रोकना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था। ये मेरी गलती है। तो क्या अब इसकी जगह हमें तुम्हें लेना चाहिए? कितना अच्छा है ना? क्यों ना मैं तुम दोनों की बलि दे दूं? उसने देख लिया है जो तुम यहां करती हो, उसने देख लिया है। उसे अब आंख के अंदर का सच पता है। अब वो जिंदा रहकर तुम्हारे लिए ज्यादा उपयोगी होगा, जैसे मैं था, जैसे नॉरिस था। हारमनी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, ओह, तो आखिरकार फिर से वही सब होने वाला है ना जेरेमाया एंडरसन? मैंने देखा कि एंडरसन थोड़ी देर झिझका, फिर उसने सर हिलाया। हाँ, फिर से वही होगा। हारमनी कुछ सोचने लगी, फिर धीरे से बोली, ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा इतना पक्का है तो तुम जाओगे आग में। एंडरसन ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी नजरें मेरी आंखों से मिली। उसकी आखिरी नजर में कुछ था, फटकार, डर, उम्मीद और एक गुहार। उस नजर से मैं उसे उन हफ्तों से बेहतर समझ पाया जितने समय हमने साथ में काम किया था। मैंने कुछ नहीं कहा, न सर हिलाया, बस उसकी ओर देखता रहा। मैं डरा हुआ था और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। फिर एंडरसन ने कहा, थैंक यू। मुझे नहीं पता वो मुझसे कह रहा था या हारमनी से। फिर वो मुड़ा और आंख की तरफ देखने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और आंख की तरफ चलने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, हर कदम में डर था, पर वो रुका नहीं। उसने कोई झिझक नहीं दिखाई और फिर उसने अपने आप को उस आग में झोंक दिया। और जैसे ही आग ने उसे निगला, उसके शरीर की चमड़ी जलकर हड्डियां दिखने लगी। मांस की जलती हुई गंध मेरे नाक में भर गई। उसकी चीखें रात में गूंजती रहीं और मैं बस देखता रहा। करीब 1 साल बाद उन्होंने नाइट शिफ्ट के लिए मेरे पास एक ट्रेनी भेजा। टोलेडो से आया कोई नया लड़का था, वहां 3 साल तक पुलिस में था। उसे लगा एक छोटा कस्बा नई शुरुआत होगी। शिफ्ट शुरू होने से पहले हम पहली बार ब्रेक रूम में मिले। मैंने उसे देखा, सिगरेट जलाई और बोलना शुरू किया। मुझे नहीं पता टोलेडो में तुम्हारी नाइट ड्यूटी कैसी थी, पर यहाँ की रातें थोड़ी अजीब होती हैं। उसने कहा, वो संभाल लेगा। मुझे हंसी आ गई। सब यही कहते हैं छोटे। देखो, टोलेडो वाला अजीब और हेवन वाला अजीब 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। यहाँ सवाल मत पूछो, बस रूल्स को फॉलो करो, सब ठीक रहेगा। वो मुझे थोड़ा उलझन में देखकर घूरने लगा। किसी ने उसे इन रूल्स के बारे में नहीं बताया था। मैंने लंबी सांस ली और सर हिलाया। वाह, आजकल तो किसी को भी भर्ती कर लेते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ खास नियम है। एस्पन पार्क रोड पर जो चर्च है, उसका डिपार्टमेंट से थोड़ा खास रिश्ता है, तो वहां के लिए अलग नियम है। रूल नंबर 1, अगर तुम्हें एस्पन पार्क रोड के आसपास कुछ भी अजीब दिखे तो वो सीधा ऑफिसर जेरेमाया एंडरसन को रिपोर्ट होता है, और सिर्फ एंडरसन को, किसी और को नहीं।
चाहे तुमने जो भी देखा हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एंडरसन को बताना है, समझे? ट्रेनी ने सर हिलाया, पर मैं जानता था उसे कुछ समझ नहीं आया था। उसे लगता था कि वो समझ गया है, जैसे मुझे भी कभी लगता था, पर नहीं, वो समझ ही नहीं सकता जब तक खुद ना देख ले। पर मैं समझता हूं, जैसे एंडरसन समझता था। तुम उससे नहीं लड़ सकते, तुम बस उसके रूल्स फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूसडे ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के साथ। नमस्कार।